Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sachdeva, your without the chemistry master teacher, and I hope you guys are doing super rocking awesome. So भाई और बहनों, क्योंकि अब आप लोग अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये बिल्कुल सही टाइम है फॉर यू टू प्रैक्टिस एडिशनल क्वेश्चंस. तो सीबीएसई ने अभी हाल ही कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लॉन्च करे हैं. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम टुडे. केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट, सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस पेपर 2023 along with solution. Now आज के सेशन की खास बात ये है कि हम लोग ये पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि जो आपका आंसर की बनता है वहाँ पे ब्रैकेट में टीचर्स को क्या मैसेज दिया जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे ने ये और ये नहीं लिखा तो 0 मार्क्स या नो मार्क्स. लिटरली ऐसे प्रॉपर आंसर की में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसी के बेसिस पे आपके आंसर्स चेक होते हैं. सो आज जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई विल बी शोइंग यू सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना लिखा तो इतने मार्क्स मिलेंगे. फाइन. सो इससे आपको पता रहेगा कि जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कितना प्रिसाइजली आंसर करना है, कहाँ तक आपको आंसर छोड़ना है, कितना एक्स्ट्रा लिखना है, वेयर यू कैन नॉट लैक, कौन से कीवर्ड्स है विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेन मार्क्स. सो चले, आई होप यू ऑल आर रेडी. बट उससे पहले एज वी ऑलवेज हैव अ मोटिवेशनल डोज ऑफ द डे, सो लेट्स हैव इट. स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन. भाई प्रोग्रेस की तरफ बढ़ो, परफेक्शन अपने आप झक मार के तुम्हारे पास आएगी. जस्ट बिकॉज आप जब बहुत अच्छे हो जाओगे ना अपने काम में, तो परफेक्शन विल बी अ पार्ट ऑफ योर वर्क. And that comes with the experience, always. So just strive for progress, हमेशा. चलिए, so on that note, let's begin with section A. 1 mark के question से start करेंगे, moving on to 2 mark and 3 and then 5 and last में 4 mark का question. So I hope you all are ready to go. Rock and roll. चले, very steady po, अपने पास एक पेन पेपर रख लो so that जब भी मैं आपको कोई कीवर्ड बताऊँ, एनीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन जॉट इट डाउन एंड आप वो कभी ना भूलो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स ऑल some chemical locha together. Chade fate. Question on screen. Question कहता है some types of chemical reactions are listed below: decomposition, combination, displacement, double displacement. Which two of the following chemical reactions are of same type? आपको इसने कुछ options दिए हैं, A, PQRS, और वो पूछ रहा है PQRS में से कौन से ऐसे 2 reactions हैं जिनका type सेम है और वो टाइप ऊपर वालों से मैच होना चाहिए. समझ ला, राइट? चलो अब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर की बात करें. सो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है एंड कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ पर धक्का मारो चल रहा है, ये कंबशन रिएक्शन है. इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ पे एक एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है. न्यूट्रलाइजेशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो आप लोगों को पता चल चुका है आंसर क्या है. सो यहाँ पे 2 ऐसे रिएक्शंस हैं विच आर हैविंग समथिंग इन कॉमन. PNS and PNS. Option D is absolutely perfect answer. दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं. सो दैट्स द रीजन ऑप्शन डी इज योर आंसर. क्लियर है बॉस? यस, क्लियर. चलिए, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Metals are lustrous and shiny, especially when their freshly cut surface are exposed. Salma cut pieces and compare the luster of freshly cut surfaces of the following metals. उन्होंने एल्यूमिनियम काट के देखा, सोडियम को कट करा, कॉपर को एंड आयरन को. जो भी मेटल फ्रेशली कट होते हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको अगर हम फ्रेशली कट करते हैं तो उनमें शाइन आती है और थोड़ी ही देर बाद वो शाइन चली जाती है. Now looking at this last statement, freshly cut surface of which of these metal is likely to lose their luster first on exposure to air? I don't know if you have seen this experiment in your lab or not, but it's
एब्सोल्युटली मैजिकल, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल। अगर हम लोग आयरन को कट करते हैं, आयरन ऑलरेडी लस्ट्रस है एंड इट विल नॉट लूज इट्स शाइन इतनी आसानी से। एल्यूमिनियम इट्स लस्ट्रस, लेकिन अगर हम सोडियम के पीस को कट करते हैं, वी ऑल नो दैट सोडियम वो एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्शनल मेटल है, जिसे हम लोग घर के नाइफ से भी कट कर सकते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट सॉफ्ट। जैसे आप उसको कट करते हो ना, उसका अंदर का सरफेस एकदम शाइनी होता है और आपके आंखों के सामने वो लिटरली डल पड़ने लगता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही। ये सब आप देख सकते हो। सो इट्स रियली रियली मैजिकल। सो व्हाट इज द आंसर? इट्स ऑप्शन बी। सोडियम एक ऐसा मेटल है आउट ऑफ दीज ऑप्शन जहां पर हम इसे कट करते हैं तो कट करते ही इट लुक्स शाइनी, लस्टरस होता है, लेकिन इट लूजेस इट्स लस्टरस प्रॉपर्टी ऑन एक्सपोजर टू एयर क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एंड वी ऑल नो सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम, टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो फटाफट से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती एकदम फटाक से। Okay, so moving on to our next question. Again, those who have joined the session late, आप लोगों के लिए मैं info दे दूँ that we are doing additional practice paper questions as well as आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आंसर की में किस तरीके से टीचर्स को एक आइडिया दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि अगर इतना आपने लिखा तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, ये टर्म्स नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आई विल शो यू दोज थिंग्स। सो आप लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए आंसर लिखते टाइम कि what has to be written and what not to be written. Okay, starting up with this next question. Neetu has 2 test tubes containing dilute hydrochloric acid and dilute NaOH. तो जैसे जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा कर लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लिए नीतू ने, एक टेस्ट ट्यूब में उसने डाइल्यूट HCl लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाइल्यूट NaOH लिया। फाइन, बट दे आर नॉट लेबल्ड प्रॉपरली। काम पूरा नहीं करा है नीतू ने, तो लेबलिंग प्रॉपर नहीं करी, ठीक है। एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब विल हेल्प हर टू विजुअली आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। विजुअली पे थोड़ा विजुअल दे, थोड़ा गौर फरमाइए। अब यहाँ पे आपके पास विनेगर है विच इज एसिड, बेकिंग सोडा है, ओनली सोडियम क्लोराइड, ईदर विनेगर और सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते पब्लिक? विजुअली ऐसी क्या चीज़, मतलब हम लोग क्या ऐसा डाले कि विजुअली हमें पता चल जाए कि विच इज़ एसिडिक और विच इज़ बेसिक। रिएक्शन करके देखते हैं ना, है ना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, रिएक्शन तो करते ही हैं। HCl को अगर हम लोग बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराए विच इज़ NaHCO3, सो हमें ये देगा NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट नहीं होता। तो विजुअली आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, विजुअली साउंड, ब्रिस्क एफ्लुएंसेस, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई और बहनों, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पता चल जाता है क्योंकि उसके बबल्स उठते हैं। बबल्स बिल्कुल जैसे ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक का फ्रेश बॉटल खोलते हैं तो बबल्स दिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको रिएक्शन में बबल्स दिखते हैं। और अगर आप लोग टेस्ट ट्यूब कान के पास लाओ तो आपको पिस 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 वाला साउंड भी आता है, जैसे वो बबल्स फट रहे होते हैं ना, वैसा वाला साउंड आता है। सो यस, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग विजुअली पता कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा एक ऐसा सॉल्ट है जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करा सकता है, नीतू की गलती को सॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि नीतू ने लेबलिंग प्रॉपरली नहीं करी, तब जाके इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। नीतू लेबलिंग कर देती तो इतना स्यापा नहीं होता। सो यहाँ पे बेकिंग सोडा से हमें पता चल सकता है, अगर एक पता चल गया एसिड है तो दूसरा बेस पता ही चल जाएगा आराम से। विनेगर हमने क्यों यूज़ नहीं करा? अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि विनेगर हमने क्यों यूज़ नहीं करा, क्योंकि बीइंग एन एसिड ये बेस के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, you're not wrong. Vinegar being acetic acid CH3COH, अगर मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराती तो ये सॉल्ट बनाता, एंड सॉल्ट क्या बनाता? CH3COONA सोडियम एसिटेट बनाता और साथ में पानी देता, isn't it? सोडियम एसिटेट CH3COONA बनाता और प्लस वाटर। लेकिन आपको क्या यहाँ पे कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मिलता? नहीं,
कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा भाई? हमें पीएच वगैरह नहीं करना है, हमें दिखना चाहिए साफ साफ सीधा सीधा कि ये एसिड है ये बेस है. सो दैट कम्स ओनली विद बेकिंग सोडा. और NaCl तो वैसे ही खुद न्यूट्रल सॉल्ट है, ये तो हमें क्या ही बताएगा व्हाट इज विच वन इज एसिड विच वन इज बेस. सो या दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज योर perfect answer. Cool? Cool. Moving on to next question. Sonia has aqueous solution of 3 salts, sodium acetate, CH3CONA, ठीक है? And then sodium chloride, ammonium chloride and 3 test tube, ठीक है? 3 उसके पास salt थे, सोनिया के पास aqueous solution, sodium acetate, sodium chloride, ammonium chloride. The test tubes are not labeled. भाई कोई काम करता क्यों नहीं है ढंग से? सोनिया ने काम नहीं करा, नीतू ने काम नहीं करा, अब इनका काम हम बैठ के कर रहे हैं. क्योंकि उन्होंने लेबलिंग नहीं करी, बड़ी कामचोर है. The test tubes are not labeled. On checking, she finds the pH of a solution to be 4.6, 7.0, 8.9. ठीक है, तो उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए, 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्ट सोल्यूशन लिए और सोल्यूशन का पीएच आता है 4.6, 7.0, 8.9. ऐसा उन्होंने चेक करा. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द सॉल्ट विद द रिस्पेक्टिव पीएच. अब आपको सॉल्ट का पीएच पता होना चाहिए. सॉल्ट का पीएच कैसे पता होगा? जब मम्मी पापा मिलेंगे. आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. ये निकालने के लिए मम्मी पापा का कैरेक्टर, मम्मी पापा का नेचर पता होना चाहिए. मतलब जिससे सॉल्ट बन रहा है, एसिड और बेस से सॉल्ट बनता है, दैट गिव्स यू सॉल्ट, राइट? तो एसिड और बेस का नेचर डिसाइड करेगा कि बच्चे का नेचर क्या है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सोडियम एसिटेट CH3COONA किससे बना होगा? किससे बना होगा? NaOH और एसिटिक एसिड से, isn't it? तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग वाले पेरेंट का कैरेक्टर बच्चे में ज़्यादा डोमिनेंट होता है. तो बेसिक कैरेक्टर होगा इसका. दैट मीन्स आई कैन से इट्स अ बेसिक सॉल्ट. अगर ये बेसिक सॉल्ट है बोले तो इसका पीएच 7 से ऊपर आना चाहिए. 7 से ऊपर वाला पीएच है 8.9. तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम एसिटेट का पीएच है 8.9, सोडियम एसिटेट का पीएच है 8.9. तो मतलब या तो ये या तो ये. बाकी के ऑप्शंस आप कट कर सकते हो आसानी से. तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं भाई और बहनों. एलिमिनेशन टेक्निक चल रही है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड किससे बना होगा? NaOH और HCl से बना होगा, है ना? स्ट्रॉन्ग मम्मी पापा दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो बच्चा होगा सहमावासा, बच्चा होगा न्यूट्रल. न्यूट्रल बोले तो pH विल बी इक्वल टू 7. अभी देख लो 7 वाले pH में हम सोडियम क्लोराइड लेंगे और ये रहा सोडियम क्लोराइड. बट ये ऑलरेडी ऑप्शन गलत हो चुका है, तो मेरे लिए ऑप्शन ए का कोई मायना नहीं रखता है. तो इसीलिए मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, ये ऑप्शन डी. समझ गए? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. तो अमोनियम क्लोराइड हमारे लिए एसिडिक सॉल्ट हुआ. ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्यों. क्योंकि ये बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से. इट्स अ वीक बेस रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए एसिडिक सॉल्ट है जिसका pH आपको 7 से कम मिलेगा. क्लियर? सो ऑप्शन डी इज योर आंसर. तो डी पर डी है एंड चाक दे फट्टे. क्लियर है बॉस? सिंपल है. थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से करना. गलती करने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं. तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो एंड यू विल बी गुड टू गो. एलिमिनेशन मेथड्स बहुत काम आते हैं MCQ क्वेश्चंस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Galvanization is the process of coating of iron article with a layer of zinc to prevent iron from rusting. Galvanization के बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो you can go and watch it. तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है. जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है,
तब भी जिंक बचाता है आयरन को। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बाहर जा रहे हो, छोटे भाई बहन तुम लोग को बचा रहे हैं किसी से कि अच्छा मेरी बहन को मारेगा, अच्छा मेरे भाई को मारेगा, तो वही वाली बात है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होते हुए भी आयरन को बचाता है। इसके ऊपर मैंने एक शॉट बनाया, ज़रूर जाके देखना, इट्स अ वेरी नॉलेजेबल शॉट। ओके, सो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। द आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड एंड आयरन इज एक्सपोज्ड। ऑब्वियसली स्क्रैच लग सकता है, शेड ऑफ हो सकता है, टूट सकता है गैल्वेनाइजेशन का कोटिंग, तब भी इट डज नॉट कोरोड आयरन। अगर आयरन एक्सपोज भी होता है तब भी it does not corrode that easily. Which of the following is true about how zinc prevents the rusting of iron? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है जो ये बताएगा कि जिंक आयरन को कैसे प्रोटेक्ट करता है? सो पी पार्ट कहता है द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ओके, क्यू जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद एयर। आर zinc undergoes corrosion more easily than iron. What do you think? What do you think? क्या लगता है भाई, क्या बोली पब्लिक? क्या गैल्वेनाइजेशन में आयरन आर्टिकल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद एयर? एब्सोल्युटली यस, तभी तो उसको हमने गैल्वेनाइज करके ऊपर लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है। Why it is protecting? So that it prevents the contact of air with the surface of iron. So देखो Q तो आंसर है आपका, Q आंसर है तो ऑप्शन A तो आपका गया। Finish. Zinc undergoes corrosion more easily than iron. Zinc ऑक्साइड का लेयर बनाता है। जब हम उसे आयरन के ऊपर लगाते हैं तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। हम लोग यूजुअली कहते हैं कि मेटल्स का कोरोजन इज अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट दो ऐसे मेटल्स है जिंक एंड एल्यूमिनियम विच आर एडवांटेजेस टुवर्ड्स कोरोजन। उनको मजा आता है, उनके लिए कोरोजन इज अ गुड थिंग। जिंक ऑक्साइड बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इनफैक्ट आत्मनिर्भर मेटल्स, जिन्हें मैं बोलती हूँ आत्मनिर्भर मेटल्स, जो अपनी रक्षा खुद करते हैं और दूसरों की भी कर ही लेते हैं। सो just like आत्मनिर्भर जनता, they are आत्मनिर्भर metals. So that's why Q and R are absolutely right statement. बिल्कुल ठीक है ये। जिंक ऑक्साइड का लेयर बना के प्रोटेक्ट करता है खुद को भी और आयरन को भी प्रोटेक्ट करता है बाय गिविंग इट अ डबल प्रोटेक्शन। इट हार्डन्स अप द सरफेस। हार्ड करते ही इट्स नॉट दैट इजी कि हम गैल्वेनाइज जिंक ऑक्साइड लेयर को इतनी आसानी से तोड़ सकते हैं। भाई इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस और नॉट। मेटल की हम लोग बकेट्स रखते हैं बाथरूम में। कभी सोचा है किसी ने मेटल को हमने बाथरूम में रखा हुआ है जहाँ पे एयर और मॉइस्चर भर के होता है और कंटिन्यूस अटैक होता है, स्टिल दैट रन्स फॉर सालों इतने आराम से घरों में वो 10-10 साल 15-15 साल लोगों के वो बकेट्स चलती है। क्यों? गैल्वेनाइज्ड है, इतना आसान नहीं है उसको कोरोड करना, राइट? इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस बट वेरी वेरी लेस। ओके, moving on to question number 6. During purification of a metal by electrolysis, what happens at the negative electrode? Electrolysis, refining, कुछ याद आ रहा है? Electrolytic refining जिसे हम कहते हैं, धुंधला। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम एनोड पे कुछ लेते थे, कैथोड पे कुछ लेते थे और वो फिक्स होता था। सो लेट मी मेक दिस क्लियर फॉर यू। रिकॉल करा देती हूँ मैं आप लोगों को। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग एनोड लेते थे, एनोड पे हम लोग इम्प्योर पार्ट लेते थे ऑफ अ मेटल। वी टेक इम्प्योर वर्जन ऑफ अ मेटल, जबकि कैथोड पे हम लोग प्योर स्ट्रिप लेते थे, प्योर थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेटल आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम न्यूट्रल एटम, नेगेटिव की बात कर रहा है। इस समय ये कैथोड की बात कर रहा है। कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज द पॉजिटिव वन। न्यूट्रल एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयन। क्या तुम आयंस को एक्सट्रैक्ट करोगे?
नहीं ना, आयंस को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो तुम लोग? तो अगर आप रिफाइनिंग ऑफ मेटल कर रहे हो तो आपको प्योर मेटल चाहिए, आयरन नहीं चाहिए. सो दैट्स द रीजन ऑप्शन बी तो भाई कतई नहीं हो सकता है, कुछ भी बोल रहा है ये. न्यूट्रल एटम लूजेस टू बिकम आयरन, गेन लूज कुछ नहीं होने वाला है. हमें एट द एंड आयरन नहीं चाहिए, हमें प्योर मेटल दे दो भाई, जिसे हम आगे बेच के पैसे कमा लें. डी, मेटल आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल मेटल एटम. मेटल आयंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम न्यूट्रल एटम. इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है. अब आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ. मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं कि गेन करते हैं? छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो. मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड दे लव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. वो दानी होते हैं भाई. ले लो इलेक्ट्रॉन्स जितने चाहिए ले लो एंड मेक मी अ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन. अब यहाँ पर मेटल आयंस गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ न्यूट्रल एटम. यूजुअली मेटल्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, लेकिन सुनो समझो ध्यान से, लेकिन क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आयंस है पॉजिटिवली चार्ज, तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे बिकॉज इट्स नेगेटिव. यहाँ पे होता है रिडक्शन. कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन. रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जैसे इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे दे विल टर्न देमसेल्व्स इनटू अ न्यूट्रल प्योर मेटल. और वो प्योर मेटल धीरे धीरे इस पे डिपॉजिट होने लगेगा एंड इसी को हम एक्सट्रैक्ट करके बेचेंगे और पैसा कमाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर 2+ जो है वो कैथोड की तरफ आता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एंड मेक अ प्योर कॉपर मेटल विच स्टार्ट डिपॉजिटिंग. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. क्लियर है बॉस? तो इसीलिए ऑप्शन डी इज योर आंसर हियर. मेटल आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल मेटल एटम्स. क्लियर 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 क्लियर? Okay, cool. Moving on to next question, assertion reason. Now listen to this very carefully. I've got some messages और जहाँ पे मुझे बच्चों ने बात बोली कि मैम assertion reason questions हम लोग गलत कर दे रहे हैं and how to solve those questions, please help us. सो assertion reason questions करने का एक सिंपल तरीका होता है, आप स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो कि क्या वो स्टेटमेंट कुछ सेंस बना रहा है कि कुछ भी ऊट पटांग दिया है. लाइक अगर आप assertion को पढ़ते हो तो एज अ स्टेटमेंट पढ़ो. इज इट मेकिंग सेंस टू यू? इज इट ट्रू? एक्चुअली केमिकली कुछ हो सकता है उसका? इफ यस ट्रू है. रीज़न पढ़ो. अगर रीज़न वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है तो फिर बारी आती है आपके ये दो ऑप्शंस की कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है. अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट यार कुछ सेंस नहीं बना रही है, कुछ तो झोलझाल है यहाँ पे, केमिकली ये बैठ नहीं रहा है हिसाब किताब, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो दूसरा ट्रू हो जाएगा. तो आपके ऑप्शंस में सी या डी में से कुछ आएगा. तो पहले स्टेटमेंट्स देखो वेदर दैट स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, फिर आगे की बात करेंगे. सो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन एंड कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. ओके, इज कार्बन लेस रिएक्टिव देन जिंक? नो, क्योंकि जब आप लोग, इफ यू रिमेंबर, आप लोग जिंक ऑक्साइड कैल्सिनेशन रोस्टिंग पढ़ते हो, है ना. कैल्सिनेशन रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, चलो कैल्सिनेशन की बात करें तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर और हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. ठीक है, अब जब ये जिंक ऑक्साइड मिलता है हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम लोग कार्बन को यूज़ करते हैं मोस्टली, बिकॉज सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है, चीप है, इजीली अवेलेबल है और बहुत प्रॉफिटेबल भी होता है. तो मेटल एक्सट्रैक्शन हैज़ टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो कार्बन हमने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करा, कार्बन ने जिंक को रिप्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और जिंक एज अ मेटल विल बी आउट. आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया मेटल. तो यहाँ पे अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, और ये रिडक्शन कर रहा है. अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है.
तो क्या जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है बाय टू अ जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन? यस, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल हो रहा है. नाउ कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. नो, इट्स नॉट. अगर कार्बन लेस रिएक्टिव होता जिंक से तो ये बिल्कुल भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाता. एंड दैट्स द रीजन योर रीजन इज फॉल्स एंड ए इज एब्सोल्युटली ट्रू. क्लियर? समझ गए ना? या, सो इट्स अ पार्ट ऑफ मेटलर्जी से ये वाला क्वेश्चन आया है. अब Kadi Hazavi diya karo. We have reached to section B, 2 mark questions, guys. Congratulations, section ने successfully completed. Your first milestone achieved. तो अगर आप लोगों ने वहाँ कुछ झोल-झाल करी या फुल मार्क्स आए, मुझे ज़रूर बताओ इन चैट बॉक्स. सो ज़रा देखें कितना दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है. Section B, 2 mark questions starting here. Chak de fatte, let's sort some more chemical locha. Question कह रहा है, write a balanced chemical equation for a reaction that is prevented by storing potassium metal under kerosene. Under kerosene, क्यों रखते हो आप पोटेशियम को स्टोर करके kerosene में? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हमें उसे ऑक्सीजन से बचाना है. अगर हम उसे एयर में छोड़ देंगे वो आग लग जाएगी, आग लगा देंगे. सो इट विल बी पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड. हम जानते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है. अगर हम इसको बैलेंस करें तो कुछ ऐसा आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे 2 नहीं आएगा. ओ भाई किधर? ओ उधर चला गया. So yeah, this 2 won't come. 4, हाँ, बढ़िया. तो हमने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा that is prevented by storing पोटेशियम मेटल अंडर कैरोसिन. इससे बचाने के लिए हमने पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर करा है और प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सेकेंड क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड. हमने कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन को प्रिवेंट करा है? combination reaction. Isn't it a combination reaction? 2 reactants having combined together and gives you product. Oxidation भी बोल सकते हो, redox भी बोल सकते हो. तो ये अलग अलग तरह के हैं. तो combination को बचाया, oxidation, redox, ये 1 मार्क का है. ये आपके आंसर स्क्रिप्ट में दे रखा है और ये टीचर्स को प्रोवाइडेड होता है. अगर ऐसा लिखे तो 1 मार्क मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. ध्यान रखना ये चीज़. Okay. Moving on to your 3 mark section C. Ready? Steady? Po. Now question has a diagram here और diagrammatic के लिए उन्होंने आपसे एक बात पूछी है कि equal size के हमने बार लिए हैं. एल्यूमिनियम का बार लिया, आयरन का बार लिया है, and it has been exposed to the environment as shown below. Which of them is likely to corrode? Which of them is likely to corrode till the level marked by the line first? ये जो लाइन दे रखा है, यहाँ पे भी एक लाइन दे रखा है which is not visible here. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मेटल है जो कि it will be changed, it will be corroded? Which of them is likely to corrode till the level marked by line first? Justify your answer. एल्यूमिनियम और आयरन में से सबसे ज़्यादा कोरोजन किसका होता है? एंड टिल दैट एक्सटेंट एक्सपोज कर रखा है हमने सरफेस को टू द आउटर नेचर. तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयरन विल कोरोड क्विकर, है ना, देन एल्यूमिनियम तो अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, तो उसका कोरोजन तो उसके लिए एडवांटेजनस है. वो एक आत्मनिर्भर मेटल है जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है. तो इट विल क्रिएट अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जबकि आयरन विल गोइंग टू कोरोड और उसका प्रॉपर्टी डिटोरेट होगा, उसका मेटल सरफेस डिटोरेट होगा, कलर चेंज हो जाएगा एंड इट विल टर्न्स इनटू अ रस्ट. Fe2O3.xH2 ये फॉर्मूला होता है रस्ट का, टर्न्स इनटू अ ब्राउन कलर. अब 1 मार्क कब मिलता है आपको? व्हेन आयरन बार विल कोरोड टू अ लेवल. आपने एक आंसर दे दिया कि आयरन बार होगा कोरोड, एल्यूमिनियम नहीं, टू दैट एक्सटेंट. 1 मार्क उसका. ठीक है.
फिर आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशंस जिसकी वजह से आयरन का कोरोजन होता है। एक भी चीज़ गायब तो आयरन कोरोड नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दोज टू नेसेसरी कंडीशंस रस्टिंग होगी, बिकॉज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। इसका मिलेगा आपको 1 मार्क। एल्यूमिनियम गेट्स ऑक्सीडाइज, लेकिन वो एक लेयर क्रिएट कर लेता है, रादर देन वो नीचे तक कोरोड हो, वो एक लेयर क्रिएट कर लेता है ऑफ एन ऑक्साइड कॉल्ड एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम अपने ऊपर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन से अपने आप को बचाता है। मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैम व्हाट इज एनोडाइजिंग, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली इन विच सेशन, बट या देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड, एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग भी एक तरह का एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग लगाते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, बट मैन्युअली जब ये काम करा जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, वेयर वी पुट अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम टू प्रोटेक्ट इट। एंड पता है ये बड़ा फैंसी सा भी हो सकता है, जैसे कि हम इसको कलर भी दे सकते हैं, हम डाइज डाल के अलग अलग कलर के यूटेंसिल्स आप लोग ने देखा हो एल्यूमिनियम के आते हैं, तो दैट इज ओनली मेड बाय एनोडाइजिंग। जब आप खरीदने जाओ, मार्केट में जाओ और आपको डिफरेंट कलर्स के यूटेंसिल्स दिखते हैं तो उस पर पीछे डब्बे पे लिखा होता है इट इज एनोडाइज्ड। एनोडाइज्ड का मतलब होता है कि उन्होंने फैक्ट्री में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डाई डाल के अलग से कलर दे के लेयर चढ़ाया है टू गिव इट अ मोर प्रोटेक्टिव लेयर, and that can only be done on aluminium, please mind it, note कर लो, anodizing सिर्फ aluminium metal के ऊपर ही हो सकता है। So yeah, for this you will get 1 mark. क्लियर है ना? तो ये 3 मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं? Cool. Now, next question. The electronic configuration of some elements is given in the table below. आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो अगर आप इसको सिस्टमैटिकली आराम से करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ए पार्ट में पूछा है आइडेंटिफाई एनी 2 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच की बात है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता है? जब हम आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टू नॉन मेटल, सॉरी, तो मेटल बनता है पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल बनता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है सॉलिड अट्रैक्शन एंड दैट लीड्स टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमें 2 ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिनके बीच में आयनिक कंपाउंड बन रहा है, तो मेटल और नॉन मेटल। एक लूज करने वाला चाहिए और एक गेन करने वाला चाहिए। तो लूज करने वाला T है, तो T कैन मेक 2+, U गेन करने वाला है, सो इट कैन बी U1 माइनस। ऐसे ही Q जो है वो लूज करने वाला है, इट मेक्स Q+1। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, R कैन गेन R2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो इन्हीं के बीच में अगर हम कोई बॉन्ड बनाने की कोशिश करें तो इट कुड बी QU, है ना? Identify 2 pairs, so we can give QU, ये पेयर दे सकते हैं। We can in fact give QR, है ना? QR भी दे सकते हैं, RT भी दे सकते हैं, QR भी दे सकते हैं and we can even give, अच्छा QU हो गया, RT हो गया, QR हो गया एंड TR भी दे सकते हैं, RT हो गया। चलो, एक्चुअली TR होना चाहिए, नॉट RT। हे भग्गू, ठीक है ना? पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है। तो ये पेयर्स पॉसिबल है, और भी पेयर बन सकते हैं डेफिनेटली, आई एम नॉट डिनाइंग इट। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट द molecular formula of the compound formed by the pairs of element entitled in A। ये जो भी आपने पेयर बनाएंगे, molecular formula कैसे निकालोगे? Q+1 U1 माइनस, है ना? तो QU हो गया,
क्योंकि +1 1 माइनस ऑब्वियसली क्रिस क्रॉस करके आपको Q1 U1 देगा, तो इट विल बी QU। अभी QR की बीच की बात करें तो Q हुआ +1, R हुआ 2+, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको देगा Q2R, तो आपका एक आंसर हुआ Q2R। TR, अच्छा T पॉजिटिव है, माय बैड, T इज पॉजिटिव, तो TR ही आएगा भाई, है ना, TR आएगा बिल्कुल। तो T आपका हुआ 2+, है ना, R हुआ 2-, तो क्रिस क्रॉस करके T2R2 और 2 and 2 कट जाएगा, दैट गिव्स यू TR। तो इसका ना कुछ काम आपको रफ वर्क में करना पड़ेगा, एंड आफ्टर यू डू एवरीथिंग इन रफ वर्क यू कैन देन फाइनलाइज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना ही है, ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए, तो प्लीज़ हैव बोथ ऑफ इट, पेशेंस भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, यू विल नॉट मेक मिस्टेक। सो यहाँ पे पेयर्स बनाए, उन्होंने वैसे आपसे सिर्फ 2 ही करेक्ट पेयर्स पूछे थे, आप any 2 लिख सकते हो, QR QU TR TU, एंड देन 0.5 मार्क्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 2। तो यहाँ पे Q2R QU TR एंड TU2, डिपेंडिंग किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्रिस क्रॉस करके वी हैव फाउंड आवर आंसर। अब यहाँ पे एक बात देखो, 0.5 आपको 2 कंपाउंड के लिखने हैं, अगर आपने दोनों में से एक भी गलत लिखा ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, ध्यान रखना। एक भी अगर आपने कंपाउंड गलत लिखा तो उसका मार्क्स पूरे क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड करेक्ट विथ योर आंसर। जस्ट अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू और वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में आपको एक और दिया है, यू हैव अ चॉइस हियर। चॉइस में क्या दिया, मेटल X इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स क्लोराइड सॉल्ट बाय एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। एक मेटल X मिला है हमें, ओके, एंड वी हैव गॉट इट बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, और हमारे रिएक्टेंट में क्लोराइड है Cl। अब आप बताओ क्या हो सकता है ये, व्हाट मेटल X कैन बी? AgCl, yes, yeah. So AgCl हो सकता है, so that could be metal Ag plus chlorine. That is the equation that we have learned under photolytic decomposition reaction. Photolytic decomposition में पढ़ा है। आपसे पूछ रहा है in which section of the reactivity series of metal, top, middle or bottom it's likely to be placed, justify your answer. तो ये metal X likely to be placed in which part of reactivity series? देखो top में तो high reactive होते हैं, बीच में moderate reactivity और नीचे आते आते least reactivity होती है। So reactivity series के अंदर they are placed in such a way कि moving down reactivity decreases. आप लोग ने मेटल्स एक्सट्रैक्ट करे, मेटलर्जी करी है, तो आपको लगता है इतनी आसानी से मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं हाई रिएक्टिव वाले या मॉडरेट रिएक्टिव वाले, इतनी आसानी से कि सनलाइट डाला और मेटल बाहर? ऐसे थोड़ी होता है। तो ये हो सकता है सिर्फ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के साथ। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी इतनी कम है कि उनका बॉन्डिंग जो है दैट्स वेरी वीक, और उस बॉन्डिंग को तोड़ना, उस एफिनिटी को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। हल्का सा हीट दिया और मेटल बाहर। इन फैक्ट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर ऑल्सो फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन नेचर, आराम से मिलता है, फ्री, मुफ्त। So justify your answer. They are always found in the bottom क्योंकि reactivity इनकी least है, इनको extract करना is very very easy. Now B part कह रहा है identify the type of reaction of chloride salt of metal X undergone the exposure to sunlight. So yes, it's a photolytic
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट है, चॉप 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 डिकम्पोज हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, सो इट्स फोटोलाइटिक। सो यहाँ पे देखो आपसे एक्स नहीं पूछा है तो हम लोग सिल्वर नहीं लिखेंगे, बट वी विल गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर आपको लिखना है सिल्वर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स ही इनसे बात करेंगे। सो हाउ विल दे डिवाइड दिस मार्किंग? बॉटम सेक्शन अगर आप लिखते हो उसका 1 मार्क। तो आपसे पहला पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, टॉप में है, मिडिल में है, बॉटम में, आपने बॉटम लिख दिया, 1 मार्क आपका। देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट कि आपने बॉटम में क्यों बोला। आपने बोला रिएक्टिविटी सीरीज लीस्ट है इसकी, दे आर फाउंड इन नेचर, आराम से फ्री स्टेट में मिलते हैं, कन्वर्टेड इनटू मेटल वेरी इजीली, 1 मार्क योर्स। लास्टली आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर आपने सिर्फ डिकम्पोजिशन लिखा आधा मार्क्स कटेगा, ध्यान रखना। फोटोलाइटिक लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में वो चिल्ला चिल्ला के आपको सनलाइट के ऊपर फोकस करा रहा है। तो फोटोलाइटिक नहीं लिखा तो आधा मार्क्स जाएगा, सिर्फ डिकम्पोजिशन लिखने से काम नहीं चलने वाला। सो माइंड दिस थिंग गाइस, जस्ट माइंड इट, ओके ओके। मूविंग ऑन टू सेक्शन डी। 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, पेन और पेपर उठा लो। सो कीप राइटिंग आंसर्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, लिखते जाओ एंड जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई ये कीवर्ड है जिसको मुझे नहीं भूलना है एग्जाम में, उसको लिख लो, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। चले आगे, ओके, कादी हंस भी दिया करो। चलो सेक्शन डी एंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। A carbon compound P has 6 carbon atoms and 12 hydrogen atoms. Okay, 6 carbon atoms हैं and 12 hydrogen atoms हैं। A पार्ट में कह रहा है, is P a saturated or unsaturated carbon compound? Justify your answer by drawing the structural formula. Draw करना है, कैसे draw करेंगे? 6 है, saturated बोले तो सिंगल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड बोले तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं सैचुरेटेड का ट्राई करूं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, और 12 हाइड्रोजन्स मुझे लगाने हैं। 12 हाइड्रोजन्स कैसे लगेंगे? 1 2 3, क्योंकि कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, कुछ हम उसका कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए कार्बन के, यहाँ पे 4 बॉन्ड, 3 4 5 हाइड्रोजन, 6 7 8 9 10 11। So 6 carbon 12 hydrogen atom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भाई ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो फिर अब क्या करें? 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन के लिए वी हैव टू मेक अ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के देखें। बिल्कुल देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. It's saturated. और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, सैचुरेटेड है जस्ट बिकॉज इट्स अ सिंगल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये सैचुरेटेड है। क्या अनसैचुरेटेड बन सकता है विद C6H12? लेट्स ट्राई। 1 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड लगाते। नाउ लेट्स पुट हाइड्रोजन लगाते। 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स बन चुके इस कार्बन के ऑलरेडी। हाँ, इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, तो एक बॉन्ड और, 3 हाइड्रोजन्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 and
12। सो यस, आंसर हमें मिल चुका है। ये दोनों होंगे, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। C6 कार्बन 12 हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड भी बना सकता है, वो अनसैचुरेटेड भी बना सकता है, और दोनों के हमने स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं। सो या वी हैव जस्टिफाइड आवर आंसर। B, describe a test that can be used to determine the compound P is saturated or unsaturated। अब हमें बताना है कि P saturated है या unsaturated है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें टेस्ट देना है। टेस्ट है कंबशन का। जला दो भाई, आग लगा दो, दोनों में आग लगाओ। अनसैचुरेटेड में आग लगाओगे, अगर कंबस्ट होता है अनसैचुरेटेड, सो दैट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम। सूटी बोले तो वो काला काला सा निकलता है ना, जब आग लगती है और ब्लैक सा धुआं निकलता है, दैट्स बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड है, अगर सूटी अगर सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड का हम कंबशन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का कंबशन कर रहे हैं, तो वो आपको क्लीन ब्लू फ्लेम देगा। जैसे कि आपके सिलेंडर में सैचुरेटेड गैसेस होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो जब भी हम लोग गैस ऑन करते हैं तो आप लोग ब्लू फ्लेम देखते हो, विच इज अ क्लीन फ्लेम। ऐसा नहीं है कि काला सा धुआं निकल रहा है उसमें, बिल्कुल नहीं होता ना। सो या दैट्स अ डिफरेंस बाय अ टेस्ट वी कैन मेक कि कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड। सी वाले में कह सकते हैं, नेम द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग कंपाउंड पी इन एन एक्सेस ऑफ एयर। ओके, अगर P को हम लोग बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। देखो सुनो, जब भी हम लोग कंबशन की बात करते हैं, कंबशन में दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है। आप कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हो। इफ इट्स अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो कंबशन इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलता है, एंड वी ऑल नो द कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द डेंजरस गैसेस, इट्स अ पॉइजनस गैस। लेकिन अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो इन रिटर्न हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। और ये तो सबसे आसान रिएक्शन है, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तुम हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लो, ईथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ईथीन, मीथीन, भाई तुम्हें प्रोडक्ट में कंप्लीट कंबशन करते एक ही प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। याद ही नहीं करना है, कोई अलग अलग प्रोडक्ट याद करने का स्यापा ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, best reaction, one of the most favorite reaction of mine. So yes, how we will write the answer? Answer पे focus करते हैं पहले। Compound P can either be saturated, unsaturated। हमने structure बना दिया, इस पे भी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन है, it's a cyclic structure। and unsaturated 2 हेक्सीन, मैंने 1 हेक्सीन बनाया था, आप 2 हेक्सीन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई चूज 1 हेक्सीन जिसके अंदर मेरा काम चल रहा था, विच इज C6H12। ठीक है ना। सो माई वर्क वॉज डन देयर ऑल्सो। ये हुआ आपका साइक्लोहेक्सेन एन बिकॉज ऑफ अ सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। तो ये आपका पहला आंसर हुआ। देन आपको जो टीचर को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आंसर स्क्रिप्ट में, वो लिखा है एक्सेप्ट एनी करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर आपने कोई भी करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर दिया, इस केस में जैसे मैंने हेक्सीन दे दिया, यहाँ पे हेक्सीन 2 हेक्सीन या हेक्स2इन दे दिया, तो कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर को वो करेक्ट करेगा। मेरा आंसर जो मैंने लिखा है वो भी करेक्ट है, आप जो अगर ये लिखते हो ये भी करेक्ट होगा। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द आंसर स्क्रिप्ट। नाउ बर्निंग अगर हम करते हैं तो वी गेट अ टेस्ट ऑफ वेदर इट्स सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अगर आप ये दोनों चीज़ें लिखते हो कि अगर सूटी फ्लेम आएगा अनसैचुरेटेड में, क्लीन फ्लेम आएगा सैचुरेटेड में, 1 मार्क। एक भी चीज़ गड़बड़ लिखी, आधा मार्क। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेम ऑफ प्रोडक्ट। आप देखो इन्होंने क्या मेंशन करा है, अगर इन्होंने एक प्रोडक्ट लिखा तो 9 मार्क्स। ध्यान से देखो, ये माना जाता है, इसी के बेसिस पे आंसर्स चेक होते हैं, ऐसी आंसर की बनती है। जो टीचर्स आंसर्स चेक करते हैं ना आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में, वो एग्जामिनर्स को यही वाला आंसर की ऐसे इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलता है। तो नो मार्क्स टू बी गिवन फॉर ओनली 1 प्रोडक्ट। अगर आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आए 0 मार्क्स,
सिर्फ वाटर लिख के आए 0 मार्क, आधा मार्क ही नहीं है भाई, नो हाफ मार्क हियर, सीधा गॉन, 1 मार्क गॉन, 100 आते आते 99 आ जाएंगे, समझो इसकी सेंसिटिविटी। ओके, मूविंग ऑन टू योर और वाला क्वेश्चन, इसमें ना एक और भी है, इस क्वेश्चन का एक और है तो वो और देख लेते हैं। A carbon compound P is found to be neutral when tested with red and blue litmus, ठीक है, एक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड है P है जो कि न्यूट्रल है, एंड व्हेन टेस्टेड विद रेड एंड ब्लू लिटमस उसने कोई कलर चेंज नहीं करा। A gas burns with a pop sound is produced when metal reacts with this carbon compound P। तो सबसे पहले तो P निकालो, एक न्यूट्रल कार्बन कंपाउंड। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, आप पढ़ के आए हो ये क्वेश्चन। इफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज सोल्यूशन हमने कंटेनर में डाला, विल दे एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बताओ, ग्लूकोज सोल्यूशन या फिर अल्कोहल सोल्यूशन क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों में कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, वो आयनाइज नहीं होते, सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जब हाइड्रोजन आयंस नहीं, जब हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं, तो वो तो न्यूट्रल हुआ ना, दे आर नॉट बिहेविंग एज एन एसिड, दे आर नीदर बिहेविंग एज अ बेस, तो वो कार्बन कंपाउंड है। सो दैट्स वाई अगर मेरे को कोई कार्बन कंपाउंड पी लेना है जो कि न्यूट्रल है एंड इट्स नॉट टेस्टिंग टुवर्ड्स रेड और ब्लू लिटमस, तो वो मेरे लिए अल्कोहल होगा, ठीक है। अल्कोहल इज C2H5OH विच इज इथेनॉल। ऐसे मीथेनॉल भी हो सकता है, मैंने इथेनॉल लिया है, फाइन। तो इथेनॉल को अगर वो कह रहा है HCl नहीं, a gas burns pop sound to produce when a metal reacts with carbon P। अगर मैं इसके साथ कोई मेटल रिएक्ट कराऊं, सोडियम को मैंने रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना चाहिए विच बर्न्स विद द पॉप साउंड, अलोंग विद दैट वो मुझे देगा C2H5ONA। ये प्रोडक्ट होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, तो मुझे मिल चुका है भाई, मेरा P ये है, दिस इज माई P। Alcohol is my carbon P compound। I hope it is clear till here। अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भाई मचक के आएगा आप लोगों को। Now next, write a chemical equation for the reaction। लिख दिया, लिख दिया भाई, लिख दिया, कोई गाली नहीं है। Now the carbon compound P is heated, this P is heated with sulfuric acid to produce carbon compound Q। चलो ये भी कर लेते हैं, आप जो बोले, जैसा बोले बिल्कुल वैसा करेंगे। कार्बन कंपाउंड P विच इज इथेनॉल C2H5OH, हमने इसको हीट करा इन at 170 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे यूज़ हो रहा है, जहाँ से ये पानी के मॉलिक्यूल्स को निकाल लाएगा, अंदर से बॉन्ड तोड़ के लाएगा। तो अल्कोहल के बॉन्ड को तोड़ ताड़ के वहाँ से पानी निकाल लाएगा, सो इट विल फॉर्म वाटर प्लस इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो इथेनॉल से हमें क्या मिलेगा? इथेनॉल से हमें मिलेगी इथीन। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन इन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें कंपाउंड क्यू मिल चुका है। सो मेरा कंपाउंड क्यू क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है इथीन। कंपाउंड P क्या था? C2H5OH जिसका नाम आयुपाक ने दिया है इथेनॉल। नाउ B का फर्स्ट पार्ट केमिकल रिएक्शन लिखो, लिख दिया। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम दैट Q प्रोड्यूस ऑन कंबशन। Q आपका अनसैचुरेटेड है, इसको कंबस्ट करोगे तो सूटी फ्लेम निकलेगा। दैट वुड बी द आंसर फॉर द सेकेंड वन। C पर चलते हैं। What is likely to be observed on heating P with ethanoic acid with an acid as a catalyst and write the chemical equation for this reaction। भाई ऑर्गेनाइज रहना है, अगर ये क्वेश्चन करना है तो एक एक करके आंसर लिखेंगे, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता।
So what is likely to be observed? कंपाउंड P को which is C2H5OH को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं with इथेनोइक एसिड which is CH3COOH, तो वो भी in presence of a catalyst, and catalyst होगा आपका H2SO4 only, एसिड ही आपका यहाँ पे catalyst है. So that will give you what? क्या मिलेगा आपको? That will give you CH3COO C2H5 plus water. That gives you ester, a fruity smelling product. So what likely to be observed? A fruity smelling product, ester. Clear? आंसर देखते हैं कैसे लिखना है. सो ए के लिए उसने कहा कि कंपाउंड P है जो कि न्यूट्रल है, एक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा विच बर्न्स विद द पॉप्सम. राइट अ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. सेकेंड आपसे पूछा कि अगर हम कंपाउंड P को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग के लिए हम 170 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, तो ये कंडीशन लिख लेना. दैट गिव्स यू इथीन प्लस वाटर, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं इसको. बाद में उसने पूछा कि अगर हम इथीन को कंबस्ट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, कौन सा फ्लेम मिलेगा. क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है तो इसीलिए इसको बर्न करने में हमें ब्लैक स्मोक या सूटी फ्लेम मिलता है. सी, अ कंपाउंड विल गिव यू अ फ्रूटी स्मेलिंग प्रोडक्ट अगर हम लोग इथेनॉल कंपाउंड P को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच इज H2SO4. यस गाइस, यहाँ पे H2SO4 एक कैटलिस्ट के जैसे काम कर रहा है विच विल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ऐसा नहीं है कि H2SO4 कभी कैटलिस्ट नहीं बन सकता है, बन सकता है, वर्सेटाइल है वो बहुत. सो दैट्स योर एस्टर प्लस पानी पानी रे. क्लियर बॉस? दैट वाज योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन. अगर आप लोगों ने अभी तक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब भी आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे यू विल गोइंग टू फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो अभी मेरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का भी सेशन आएगा, डू चेक इट आउट. आई विल बी गिविंग यू अ इंट्रो एंड अ ब्लूप्रिंट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. तो एक बेस तैयार हो जाएगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं इन दैट एंटायर चैप्टर. बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री, तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. ठीक है, मूविंग ऑन टू सेक्शन ए, मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. भाई और बहनों, लेट्स चेक इट आउट. क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो इज अ 4 कलर स्केलेटन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. उसने ये एक स्केलेटन प्रोवाइड कर दिया है कार्बन का. फिल इन द हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड्स टू फॉर्म ए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, आसान है, बहुत आसान है. इसको कॉपी मार लो, कार्बन 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 कार्बन. सैचुरेटेड बोले तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करने हैं एंड इन अ सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन कैसे फिल करते हैं? हर एक कार्बन का टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दैट. हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन. यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन. ऑलरेडी यहाँ 3 बॉन्ड्स है इस कार्बन के, 1 हाइड्रोजन, और इस पे एक कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन चिपका के कार्बन के 4 बॉन्ड हमने कंप्लीट कर दिए टेट्रावैलेंसी. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर दिस वन. एक आंसर है फर्स्ट वाले का. अब अनसैचुरेटेड बनाना है तो कैसे करें, इसी पे कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो 2 कार्बन, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन्स और चाहिए. इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन्स और चाहिए. मिडिल वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, और इसकी पूरी कर देते हैं हाइड्रोजन चिपका के. टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, वाला. दैट व्हाट आई मेड, जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बनाया वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बनाया है. ठीक से, आप चाहे डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, आपकी मर्जी, कोई नहीं रोक रहा है. किसी भी एक बॉन्ड पे डबल बॉन्ड लगा दो. फाइन. नाउ if the 4 carbon skeleton is of a straight chain alkene,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर मेरे पास 4 कार्बन का स्केलेटन है और वो स्ट्रेट चेन है, मतलब ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन है, एल्कीन है, बोले तो डबल बॉन्ड है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल कंपाउंड। तो डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ लगाऊं तो भी स्केलेटन सही, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है कि मैं अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊं तो भी सही, बट मुझे स्ट्रेट चेन रखना है। अगर मैंने डबल बॉन्ड इधर लाया तो वो वापस पहले जैसा ही तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। दिस इज ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन है ना, दिस इज ब्यूट 2 इन। और अगर मैं एक और आगे शिफ्ट कर दूं डबल बॉन्ड एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो वापस से मेरा ब्यूट 1 इन बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो नाउ आई विल बी फिलिंग हाइड्रोजन्स हियर, हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सेम थिंग आई बी डूइंग हियर, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है, हाइड्रोकार्बन बनाना है 1 2 3। ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा लग गया है, लेट्स रिमूव इट। काउंट करते रहना 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स। वाला, तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन चुके हैं, एल्कीन 4 कार्बन स्ट्रेट चेन। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट और पे चलते हैं, और मैं वो पूछ रहा है इफ द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ अ स्ट्रेट चेन अल्काइन। वही टाइप का क्वेश्चन है, एल्कीन ना देके उसने आपको अल्काइन दे दिया। अल्काइन, अल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, राइट, अनसैचुरेटेड का ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4। अल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड। हाउ मेनी कार्बन एटम्स मे नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम? सुनना सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी कार्बन एटम्स मे not be bonded to any hydrogen atoms? तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4 5। ऑलरेडी इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इस पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा, एंड लास्ट वाले में एक हाइड्रोजन एटम आएगा। ठीक है, एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है 1 2 3 4। अल्काइन का स्ट्रेट चेन 4 कार्बन, सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3, ऑलरेडी इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके 4 बनाने के लिए मुझे 3 हाइड्रोजन्स लगाने पड़ेंगे। टेट्रावैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोकार्बन बन चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं हुए। इस वाले के अंदर देयर इज 1 कार्बन एटम विच इज नॉट बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है विच आर नॉट बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम। तो मेरा आंसर क्या होगा 1 and 2, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। स्ट्रक्चर देके आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो जिससे कि कोई मार्क्स काटने की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल देयर बी इन अ कंपाउंड? कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो इसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है CnH2n-2। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। अगर हमारे पास n का वैल्यू 4 है, क्योंकि 4 कार्बन है मतलब n का वैल्यू 4 है, तो C4H2 into 4 minus 2 that gives you C4H8 minus 2 that gives you C2H6। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 6। आंसर will be 6। Simple. Let's have a look on the answer here. Yeah. So answer बोल रहा है 1 और 2 कार्बन है जो बिना हाइड्रोजन के रहेंगे। No marks to be given अगर इनमें से आपने एक भी चीज़ मेंशन नहीं करी। अल्काइंस के केस में बात कर रहे हैं। And 6 hydrogens will be there in those structure of alkyne. ठीक है ना? And this is the answer for your first part of a question. फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये वाला है जहाँ पे आपको एक स्केलेटन दिया था एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के स्ट्रक्चर्स पूछे थे। दे हैव आल्सो आस्क्ड यू टू मेक एल्कीन का स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रेट चेन 4 कार्बन। इसका आंसर देखो। हाँ,
तो दिस इज द सेम स्केलेटन, उस सेम स्केलेटन पे हमने हाइड्रोजन लगाया, सिंगल बॉन्ड रखा सैचुरेटेड, यहाँ पे हमने सेम स्केलेटन रखा, वी हैव जस्ट डिड व्हाट, हाइड्रोजन्स लगाया एल्कीन के स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड में. नाउ 1 मार्क फॉर द फॉलोइंग. अगर आप लोग यहाँ पे दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखते हो तो 1 मार्क मिलेगा, एक भी गलत लिखा एक भी मार्क नहीं मिलेगा, इट विल बी 0. तो एल्कीन के लिए 4 कार्बन स्ट्रेट चेन कंपाउंड के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ये 2 बनते हैं, ब्यूटीन एंड ब्यूटूइन. क्लियर है बॉस? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सब पार्ट्स आते हैं, खूब सारे सब पार्ट्स आते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि इन सब पार्ट्स को आप मिस ना करें, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू आर थरो विद द चैप्टर. सो अगैन इफ यू हैव नॉट रेड दिस चैप्टर इट्स ओके, जब भी आप पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को आप दोबारा आके देख सकते हो, यू कैन ट्राई देम अगैन फ्रॉम दिस वीडियो. So for that you have to hit the bell icon, so please do hit the bell icon to get more videos like this. Carbon and its compound के chapter के बारे में I'll be talking about soon, तो वो session miss ना हो. So for that do subscribe, comment and share. You can follow me on my Insta channel for more knowledgeable videos. That was it from my side guys. This is me Rashida Sachdeva signing off. Thank you, have a nice time, stay safe, stay happy always, bye. फिर मिलेंगे चलते चलते.